नमस्कार प्रधानमंत्री जी। एशियानेट सुवर्ण न्यूज़, एशियानेट न्यूज़, कन्नड़ा प्रभा और asianetnews.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको। फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत ज़रूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं। कर्नाटक से आता हूं मैं और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को जाती है। ये सब गारंटी स्कीम्स, फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपए हर महिला को और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं। देखिए, मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम कहते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था। आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज़्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके। अब देखिए, कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे। मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना है, सरकार का दायित्व है। ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। लेकिन उसके तरीके क्या? जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं
और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2000-3000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। जो एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये मिलता था वो मेरे जमाने में 40 पे आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20% 30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूं। आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है, तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर की बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सब प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है? पहले गरीबी हटाओ के नारों 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है। मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। आप क्योंकि आप जनौषधि केंद्रों पर बोले, एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बुजुर्ग खड़े होकर बोलते हैं, वीडियो है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं, उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग उस पर कहते हैं कि मिसयूज हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंटी करप्शन का है प्लैंक, लेकिन इसके लिए हो रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था। एक अच्छा आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं। और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत लीडर का अगर एक है कि भाई इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज़ हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा, मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिज्म नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी रखो। पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों को आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है ब्लैक एंड वाइट में होती है तो किसी भी अफसर को इफ्स एंड बट्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है। उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है भाई ये मेरे हक का है, मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए। पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था। मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तपस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर ले कि ये अच्छा है और बुरा है। तो मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं। पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से, उनको ऑर्डर दे दो। हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से भी कहा जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं। और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट, सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वही होता है। हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी। आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है। और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीजें देखता है, तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया। ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जेम पोर्टल है, आप जेम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जेम पोर्टल पे जाए,
कोई और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टीफेसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई न कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवीय को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है, लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई की मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे थे। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? ये उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, तो आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं। इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ है जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से सिर्फ रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया। मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है, इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहाँ कारखाने में ईडी ने 5000 से ज़्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चेज कंडक्ट की गई थी, ओनली 84। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है। 84:7,000। 2014 के पहले मैंने उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी,
बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका, मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ, अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज़्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी अपर कास्ट की पार्टी। रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा एससी हैं, सबसे ज़्यादा एसटी हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी, ये सारे हमारे सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी हैं। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती है। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा कर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिए, Kerala has a huge tourism potential. What efforts will be taken to boost this tourism potential of Kerala and India? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का होने वाला है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फलने, क्योंकि जब G20 मैंने अनुभव किया, मेरी कोशिश थी कि G20 के द्वारा मेरे राज्यों को दुनिया के सामने एक्सपोजर मिले, दुनिया मेरे राज्यों की ताकत देखे, और इसलिए हमने G20 की 200 के करीब मीटिंगें हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर की। तो दुनिया के लोगों को लगा यार हिंदुस्तान यानी दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान यानी आगरा नहीं, हिंदुस्तान यानी बहुत कुछ है। तो मैंने ग्राउंड बनाने की दिशा में एक के बाद एक, मैं आज दुनिया के कोई भी देश के नेता आते हैं तो मैं उस स्टेट में लेके जाता हूँ, ताकि आपने देखा होगा मैं अफ्रीका में एक बेटी की आँख की ट्रीटमेंट केरल में करवाई थी, एक राष्ट्रपति वहाँ के थे उनकी। बाद में उसका बहुत मैंने ब्रांडिंग किया कि भाई हमारे यहाँ केरल का आयुर्वेद है, आप वहाँ का जो बीमारी आपकी होती नहीं है आप यहाँ आइए। तो मैं खुद एक प्रकार से ब्राह्मण एम्बेसडर केरल का बन गया हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। अब देखिए केरल में क्या नहीं है, क्या वाइल्ड लाइफ है, क्या बढ़िया समंदर है, कितने बढ़िया पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए एडवेंचर स्पॉट्स हो, यानी मैं मानता हूँ हर प्रकार में, इवन टेम्पल यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म। आप देखिए गुरुवायूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, सबरीमला मंदिर, क्या नहीं है जी। उसी प्रकार से भारत का सबसे पुराना चर्च केरल में है, ये टूरिज्म का। उसे चेरामन जुमा मस्जिद है, भारत में बनने वाली वो ये पहली मस्जिद है जी। तो यानी अब हमारे यहाँ मार्शल आर्ट है, कलाराईपट्टम, दुनिया में क्यों न जाए, कथकली, मोहिनीअट्टम, क्या नहीं है जी। मैं समझता हूँ टूरिज्म में भी वेलनेस टूरिज्म शायद केरल से बढ़कर के कोई जगह नहीं। आज योग और आयुर्वेद का इतना दुनिया में आकर्षण बना है, आयुर्वेद हेल्थ सेंटर हमारा केरल बन सकता है। यानी केरल एक प्रकार से दुनिया के लिए आकर्षण का नहीं हो सकता है, एक उनको लगे कंपल्सन हो जाएगा उनकी जिंदगी में, एक बार तो केरल जाना चाहिए। यहाँ तक हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं जी, मेरी कोशिश है बढ़े। और युवाओं के साथ आपके लगाव मोदी जी, अब जो 18 साल का बच्चा है वो जब आप सत्ता में आए थे 8 साल का था, और उसके अलग अलग प्रेफरेंसेस बन चुके हैं। आप भी कंटेंट क्रिएटर के साथ एक प्रोग्राम किया, बहुत सेंस ऑफ प्रेजेंस बहुत बढ़िया था आपका। और हाल ही में गेमर्स के साथ भी आपने एक
एक कन्वेंशनल ये किया, आई मीन व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? वो एक मान लीजिए 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली मेरा जो एज ग्रुप के व्यक्ति हैं और जिस युग से वो निकल करके आए हैं वहाँ कुछ था नहीं। अगर मुझे सरकार चलानी है तो मुझे इसका प्राइमरी नॉलेज तो होना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मुझे रूटीन में किसी ने पूछा होता गेमिंग, तो मैं बच्चों को कह रहा नहीं टाइम खराब मत करो। मैं उसमें डिटेल में जाने लगा, स्टडी करने लगा, तो मुझे लगा कि परसेप्शन ठीक नहीं है। हमें उसको रिस्ट्रिक्शन देने के बजाय हमने उसको चैनलाइज करना चाहिए, प्रॉपर वे में डाइवर्ट करना चाहिए। दूसरा, गेमिंग की दुनिया में आज हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन गेमिंग का मार्केट बाहर के लोग कब्जे में है। मेड इन इंडिया गेमिंग क्यों ना हो? भारत के पास इतनी कथाएं हैं, इतनी चीज़ें हैं हम। और दूसरा, गेमिंग का उपयोग हमारी नई पीढ़ी को हम संस्कारित भी कर सकते हैं। उसको हम जैसे स्कूल कॉलेज में आजकल उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट है, एक हफ्ते में करके लाओ, तो बच्चा बेचारा स्टडी करता है। गेमिंग में ऐसा असाइनमेंट दे सकते हैं और वो अच्छे रिजल्ट आ सकता है। अब आपके शायद कर्नाटका में ही गेमिंग वालों ने एक नदी के गंदगी को लेकर के एक गेम बनाई थी और उसकी सफाई का, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं समझता हूँ उसके कारण लोग जुड़े, ऑनलाइन जुड़े कि हाँ भाई एक नदी गंदी हुई है तो उसको साफ ऐसे किया जा सकता है। एक के बाद एक स्टेप करते गए, अब हो सकता है वो उनके संस्कार बन जाए और वो नदी साफ भी करें। तो बहुत सारी अच्छी यानी अच्छी हैबिट्स के लिए, अच्छी सोच के लिए हमें एक अहेड ऑफ द कर्व सोचने की ज़रूरत होती है। और मैं खुद उनको मिला, उनके साथ मैंने समय बिताया। मैंने उनको कहा मैं एक स्टूडेंट की तरह समझना चाहता हूँ, भी बताइए मुझे, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता है और मैं देखता हूँ उसका पोटेंशियल है। अब मैं आने वाले दिनों में उस पर सोचूंगा। दूसरा, मेरा अपना स्वयं का मत है कि मैं एक कार से बंधी हुई सोच वाला इंसान नहीं हूँ, बंधी हुई जिंदगी जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं नई चीज़ सीखना, नया चीज़ प्रयोग करना, ये मेरे फितरत है।